हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो 2022 के उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में राज्यों की राजनीति का हम शॉर्ट टाइप का सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस का मॉडल आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों के विलय का वर्णन कीजिए। स्वतंत्र भारत में देशी रियासतों के विलय की प्रक्रिया में परिचय में हम लिखेंगे कि जब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब देश के सामने बड़ी चुनौतियों में से एक थी देशी रियासतों का एकीकरण। और ब्रिटिश भारत के साथ साथ 562 देशी रियासतें थीं जो सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन न होकर संधियों के माध्यम से शासित होती थीं। इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। यदि यह एकीकृत न होती तो भारत कई टुकड़ों में बढ़ जाता। मतलब ये देशी रियासतें जो थी वो ब्रिटिश के टाइम में भी ब्रिटिश इन पे पूर्ण नियंत्रण नहीं रखते थे। मतलब अब इतनी ज़्यादा हैं, वो कहाँ कहाँ जाएंगे और किस किस पे शासन करेंगे। तो उन्होंने इन राज्यों के साथ कुछ संधियाँ कर रखी थी, जैसे उनके विदेश, प्रतिरक्षा, आर्थिक मामले, ये सब ये लोग हैंडल करते थे ब्रिटिश। और उनकी अपनी जो आंतरिक प्रशासन की चीज़ थी वो खुद अपना देखते थे। मतलब देशी रियासतें खुद हैंडल करती थी आंतरिक प्रशासन को। तो जब भारत के स्वतंत्र होने का बात आया तो ये मुद्दा उठा कि देशी रियासतें कहाँ जाएंगी। तो उनको 3 ऑप्शन दिए गए कि या वो भारत में जाना चाहें, या पाकिस्तान में, या स्वतंत्र रहना चाहें। तो कुछ भारत में आना चाहती थी अपनी मर्जी से, कुछ पाकिस्तान में, पर ज़्यादातर रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी। तो हमें यही बताना है कि कैसे, मतलब उनका एकीकरण बहुत ज़रूरी था भारत की एकता और अखंडता के लिए, कि वो भारत में शामिल हो जाएं। इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि देशी रियासतें वे स्वायत्त राज्य थे जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के साथ संधियों द्वारा शासित होते थे। इनके शासक राजा, नवाब, महाराजा इत्यादि कहलाते थे। ये लिख भी सकते हैं, बढ़ाने के लिए पेज में ज़रूरत नहीं है। और मुख्य भाग में हम लिखेंगे पहला हेडिंग कि एकीकरण की आवश्यकता क्यों थी। तो एकीकरण की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि भारत की अखंडता बनाए रखने के लिए, प्रशासनिक एकरूपता बनाए रखने के लिए, आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, संचार, कानून व्यवस्था और आर्थिक समन्वय स्थापित करने के लिए। तो मतलब ये जो 4 हेडिंग्स, मतलब 4 पॉइंट्स हैं, इनको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर लंबा लिखना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है तो ठीक है। और ये पंडित नेहरू के अनुसार भारत को राजनीतिक रूप से एक इकाई के रूप में संगठित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इसे हम सबसे पहले भी लिख सकते हैं, मतलब इसको सबसे ऊपर लिख दें, उसके बाद परिचय लिखें और बाकी चीज़ें लिखें। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका सबसे अहम है। दूसरा हेडिंग यही है कि भारत के लौह पुरुष, या हम लिख सकते हैं कि भारत के तत्कालीन गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन ने देशी रियासतों को भारत में शांतिपूर्ण ढंग से मिलाने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र के माध्यम से शासकों को मनाया और उन्हें भारत संघ में सम्मिलित किया। पटेल का कथन है, यदि हम इन रियासतों को भारत में नहीं मिलाते हैं तो भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं बन सकता। उसके बाद तीसरा हेडिंग है कि सहमति द्वारा विलय। अधिकांश रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, और उदाहरण के रूप में भोपाल, बड़ौदा, मैसूर, त्रावणकोर, जयपुर, जोधपुर, ग्वालियर आदि। और चौथा हेडिंग है प्रतिरोध और विशेष मामले। कुछ रियासतों ने प्रारंभ में भारत से मिलने से इनकार कर दिया, जबकि इनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था और भारत के लिए ये भौगोलिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो हैदराबाद का निज़ाम स्वतंत्र रहना चाहता था, और वहाँ पे दंगे उठ गए क्योंकि जनता जो थी वो मिलना चाहती थी भारत में। तो भारत ने ऑपरेशन पोलो चलाकर सैन्य कार्रवाई की 1948 में, और हैदराबाद को भारत में विलय करा लिया गया। इन सारे पे मैंने बहुत विस्तार से पार्ट 1 में बताया है कि कैसे विलय कराया गया। तो जो चाहे वो जाके देख सकता है। जूनागढ़, नवाब पाकिस्तान जाना चाहता था, जनमत संग्रह कर भारत में विलय करा लिया गया क्योंकि नवाब मुस्लिम था पर ज़्यादातर जनता जो थी वो हिंदू थी। और कश्मीर में क्या हुआ कि महाराजा हरि सिंह ने प्रारंभ में विलय कर दिया, पर पाकिस्तानी आक्रमण के बाद भारत में विलय पत्र पर शामिल हस्ताक्षर करके हो गए, और जिसके वजह से आज तक कश्मीर में बवाल मचा हुआ है। प्रशासनिक पुनर्गठन, रियासतों के एकीकरण के बाद उन्हें विभिन्न राज्यों में मिलाकर नए प्रशासनिक ढांचे बनाए गए।
उदाहरण के लिए राजस्थान, मध्य भारत, सौराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश आदि का निर्माण। तो 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ उसी के तहत इस प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित किया गया। मतलब जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना फजल आयोग समिति की सिफारिशों पे, उसके तहत राज्यों का गठन किया गया भाषाई आधार पे और क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे। ये सब मैंने फर्स्ट पार्ट में सब कुछ बताया हुआ है। निष्कर्ष: देशी रियासतों का एकीकरण स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। सरदार पटेल की रणनीति, दृढ़ता और दूरदृष्टि के कारण भारत एक राजनीतिक रूप से संगठित राष्ट्र बन पाया। यह प्रक्रिया केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता की नींव बन गई। तो ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। मतलब वहाँ पे हमें 4, 5, 6 पेज में लिखना है, तो इससे ज़्यादा क्या लिखेंगे। और मैंने इसको बताया भी है शॉर्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट में शॉर्ट वाले आंसर्स में, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है ढेर सारा, तो वहाँ से देख सकते हैं ज़्यादा लिखना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की राजनीति में भौगोलिक स्थिति एवं क्षेत्रीयता के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। मैं यही बता रही थी, वो जो राज्यों का पुनर्गठन आयोग बना उसका आधार यही था, राज्यों की भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रीयता, भाषा, यही सब चीज़ें उसके आधार बने थे। तो परिचय में हम लिख सकते हैं, भारत एक भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई और आर्थिक रूप से विविध देश है। यह विविधता भारत की राजनीति में भी परिलक्षित होती है, विशेषकर राज्य राजनीति में। राज्यों की भौगोलिक स्थिति, जैसे पर्वतीय, तटीय, मैदानी अथवा पिछड़े क्षेत्रों में होने के कारण उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं और मांगें भिन्न भिन्न होती हैं। इस तरह क्षेत्रीयता एक भावनात्मक और राजनीतिक अवधारणा है जो किसी क्षेत्र विशेष की पहचान, अधिकार और विकास की मांगों को दर्शाती है। और इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा हो सकती है कि क्षेत्रीयता होता क्या है। तो क्षेत्र विशेष की पहचान, संस्कृति, भाषा और संसाधनों की रक्षा एवं उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने की भावना, यही क्षेत्रीयता होती है। पाल ब्रास के शब्दों में ऐसा करके लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर मुख्य भाग में पहला होगा कि भौगोलिक विविधता और राजनीतिक प्राथमिकताएं। तो पर्वतीय राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, और हिमाचल में पर्यावरण और जलवायु संबंधित मुद्दे। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से सिर्फ विकास के आधार पर अलग हुआ था कि उन लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है, बहुत बड़ा राज्य है। ये ज़रूरी भी है कि अगर विकास और प्रशासन की सुविधा होती है तो राज्य बना देने चाहिए। जैसे ये राज्य अलग बन गए तो अब ये अपना अलग विकास कर रहे हैं, प्रशासन की भी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तटीय राज्यों जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु के मछुआरे, बंदरगाह नीति और चक्रवात प्रबंधन। एक राज्य जिस तरह से अपने राज्य के लोगों का ख्याल रख सकता है, जैसे उन पर प्रशासन बेहतर बना सकता है, उनके विकास को देख सकता है, उस तरह से एक बड़ा मतलब राज्य जो 2-3 राज्यों के बराबर हो वो नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे मैदानी राज्यों में कृषि, सिंचाई और जातीय समीकरण, जैसे बिहार से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वो अब अपना विकास कर रहा है। राजस्थान जैसे शुष्क राज्यों में जल संकट और मरुस्थलीकरण की राजधानी, मतलब ये बता रहा है कि इन राज्यों में राजनीति के ये मुद्दे हैं। जैसा वहाँ का भौगोलिक विविधता है वैसी वहाँ की राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं, उस आधार पे लोग राजनीति करते हैं और उन्हें वोट मिलता है। ये इम्पोर्टेंस है राज्य की राजनीति में भौगोलिक स्थिति का। और क्षेत्रीय असंतुलन और राजनीति, जब किसी राज्य में विकास समान नहीं होता तो क्षेत्रीय असंतुलन उपजता है। जैसे पूर्वांचल बनाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल यही जहाँ हम रहते हैं, बनारस, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो पूर्वांचल के आते हैं। और उसके बाद फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो आते हैं जहाँ हम रहते हैं, वो वाले क्षेत्र जो आगरा है और जोधपुर, मतलब ये जो बड़े बड़े शहर हैं, जो अमीर लोग हैं वो लोग। और उसके बाद विदर्भ बनाम पश्चिमी महाराष्ट्र, ये सब चलता है। इससे उपेक्षित क्षेत्र की जनता नए राज्य की मांग करने लगती है। लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी नए राज्यों की मांग होती है, पर वो सिर्फ राजनीतिक मांग है। अभी जनता को ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि जनता इतनी जागरूक ही नहीं है। पर ठीक है, हम सही हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शब्दों में,
जहाँ उपेक्षा है वहाँ विद्रोह जन्म लेता है। क्षेत्रीयता भी उसी विद्रोह का राजनीतिक रूप है। और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय। तो क्षेत्रीय अस्मिता को आधार बनाकर क्षेत्रीय दलों का निर्माण होता है। उदाहरण है कि शिवसेना महाराष्ट्र में, टीएमसी बंगाल में, सपा उत्तर प्रदेश में। ये दल राज्य विशेष के मुद्दों को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाते हैं। और राज्य पुनर्गठन की मांग, तो भौगोलिक एवं सांस्कृतिक असमानताओं के कारण नए राज्यों की मांग होती रहती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में ही बुंदेलखंड, पूर्वांचल, हरित प्रदेश, ये सब की मांग, विदर्भ। और यह राज्य राजनीति को पुनर्गठित करता है और राजनीतिक विमर्श को स्थानिक बनाता है। और फिर प्रशासनिक और नीति निर्माण पर प्रभाव। भौगोलिक विशिष्टताओं के अनुसार नीतियों का निर्धारण करना पड़ता है, जैसा ऊपर बताया गया। जैसे पर्वतीय राज्यों में सड़क निर्माण नीति अलग होगी या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता मिलेगी। क्षेत्रीयता इन नीतियों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रभावित करती है। निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि राज्य राजनीति में भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रीयता की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली है। ये तत्व केवल राजनीतिक दलों की रणनीतियों को नहीं, बल्कि नीति निर्माण, प्रशासनिक ढांचे और राजनीतिक चेतना को भी आकार देते हैं। यदि इनका सकारात्मक रूप से उपयोग किया जाए तो समान विकास और समावेशी शासन की दिशा में योगदान दिया जा सकता है। अन्यथा यह विभाजनकारी प्रवृत्ति का रूप भी ले सकती है। इतने सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराने पे वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही में लॉन्ग वाले वीडियोस हो जाएं और इस क्वेश्चन तो अच्छा होगा। तो तीसरा क्वेश्चन है कि राज्यों की राजनीति में जनमत की रचना के साधनों का वर्णन कीजिए। जनमत का क्या महत्व है राज्यों की राजनीति में? जनमत या लोकमत एक ही होता है। तो राज्य राजनीति में लोकमत निर्माण के साधन हैं। परिचय में हम लिखेंगे कि लोकमत किसी समाज या राज्य के नागरिकों की सामूहिक भावना, विचार और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। लोकतंत्र में लोकतंत्र को शासन के दर्पण के रूप में देखा जाता है, जो सरकार को दिशा और वैधता प्रदान करते हैं। और राज्य राजनीति में लोकमत का निर्माण विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और संचार माध्यमों से होता है, जिनके द्वारा जनता को जागरूक किया जाता है और उनकी राय को संगठित किया जाता है। तो ये चौथे यूनिट में है शायद, या तीसरे की। फिर लोकमत की परिभाषा में हम लिख देंगे कि लोकमत वह सामाजिक शक्ति है जो सरकार और नीति निर्माताओं को प्रभावित करती है तथा लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है, वाल्टर लिपमैन के अनुसार। मुख्य भाग में हम पहला लिखेंगे कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मतलब लोकमत का पहला साधन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि लोकमत क्या है? तो पहले के ज़माने में यही था, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पहले प्रिंट के माध्यम से। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो और टीवी लोकमत निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो, टीवी है, और प्रिंट समाचार और पत्रिकाएं हैं। और राजनीतिक मुद्दों, घोषणा पत्रों, बहसों और नेताओं के बयानों को जनता तक पहुंचाकर राजनीतिक चेतना पैदा करते हैं। उदाहरण, चुनाव के समय टीवी बहसें जनमत को प्रभावित करती हैं, लोग दिन भर बैठ के देखते रह जाते हैं। उसके बाद दूसरा, आज के टाइम पे सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज के युग में ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे माध्यम तेज और प्रभावी लोकमत निर्माण के साधन हैं। खासकर युवा वर्ग को राजनीतिक विमर्श में लाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, और वे माध्यम कभी कभी वायरल मुद्दों के जरिए सरकार को निर्णय बदलने पर मजबूर भी कर देते हैं। तीसरा है शिक्षा और शैक्षणिक संस्थान। तो विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय राजनीतिक जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। जैसे जेएनयू है, तो वाद विवाद सेमिनार, छात्र संगठन आदि युवाओं को विचारशील और सक्रिय नागरिक बनाते हैं। इससे लोकमत का निर्माण होता है। हमें याद रखना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा वह हथियार है जिससे समाज को बदला जा सकता है। तो लोकमत के निर्माण में चौथा हेडिंग है कि राजनीतिक दल और जन आंदोलन। राजनीतिक दल अपने विचार, नीतियों और घोषणाओं के माध्यम से जनता को प्रभावित करते हैं। मतलब किसी भी एक राजनीतिक दल की विचारधारा क्या है, उनकी नीतियाँ कैसी हैं, उनके चुनावी घोषणा पत्रों में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, इससे जनता डिसाइड करती है कि हमें किसे वोट देना है। और फिर जन आंदोलन, धरना प्रदर्शन इत्यादि समाज के दबे हुए वर्गों की आवाज़ को सामने लाते हैं। जैसे किसान आंदोलन, मंडल आंदोलन, अन्ना
हजारे जो आंदोलन किए थे आदि। और फिर साहित्य, सिनेमा और सांस्कृतिक माध्यम भी है राज्यों की राजनीति में या देश की राजनीति में भी लोकमत के निर्माण का, क्योंकि हम जो फिल्में देखते हैं, नाटक देखते हैं, कविताएं, लोकगीत आदि समाज में विचारधारा और जन चेतना फैलाने का माध्यम है। मूवीज़ देख के नहीं लगता ये तो हमें पता ही नहीं था, मतलब ये नई बात पता चल गई, या कोई कविता पढ़ लिया, कोई नाटक देख लिया, तो उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। लोगों के दिमाग में जब लोग वोट देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके सबकॉन्शियस में काम कर रहा होता है, भले उन्हें ना पता हो कि हाँ हम इस चीज़ के लिए ही ये निर्णय ले रहे हैं। उसके बाद फिर उदाहरण है रंग दे बसंती, चक्रव्यूह जैसी फिल्मों ने राजनीतिक मुद्दों को जनमानस तक पहुंचाया। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि राज्य राजनीति में लोकमत निर्माण लोकतंत्र की नींव है। हम लोकमत की जगह जनमत लिखते हैं तो हमें लोकतंत्र और जनमत में मतलब डिफरेंस आएगा। और फिर जनमत केवल चुनावों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि नीति निर्माण, शासन प्रणाली और जन आंदोलन तक में भूमिका निभाता है। यदि यह प्रक्रिया सचेत, सटीक और संतुलित हो तो लोकतंत्र और अधिक सशक्त होता है। लोकमत को सही दिशा में गठित करने के लिए स्वतंत्र, नैतिक और जागरूक मीडिया व समाज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाति के राजनीति की व्याख्या कीजिए। अब सवाल क्या पूछेगा ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। हम पढ़ते बहुत कुछ हैं पर वहाँ सवाल अलग ही पूछ लेता है। तो सबसे सही रास्ता यही होता है कि आप 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाएं, उनके आंसर सबके तैयार हों, तो वहाँ आप मतलब वहाँ 70% क्वेश्चन तो आप बस प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं। 30% कुछ अलग होता है जो आप अपनी समझ से सिलेबस पूरा कंप्लीट करके लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है। इसके परिचय में हम लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों ने जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियां बनाई थी। और इस चुनाव में जाति आधारित राजनीति ने मतदाता व्यवहार, उम्मीदवार चयन और चुनावी परिणामों को प्रभावित भी किया। तो जाति की राजनीति मतलब राजनीतिक दलों द्वारा जाति पहचान और हितों के आधार पर समर्थन प्राप्त करने की रणनीति। राजनी कोठारी के अनुसार यही परिभाषा है। और मुख्य भाग में हम लिख सकते हैं कि पहला, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। तो भाजपा ने गैर यादव, पिछड़ी जातियों और गैर जाटव दलितों को लक्षित किया। पार्टी ने कुर्मी, लोध, निषाद जैसी जातियों के नेताओं को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया। हिंदुत्व और विकास के मुद्दों को मिलाकर व्यापक समर्थन प्राप्त किया। और समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या थी? सपा ने पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन की अवधारणा प्रस्तुत की। पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को शामिल कर गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को मजबूत किया। और मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन भी सपा को प्राप्त हुआ। बहुजन समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या थी? उनकी स्थिति क्या थी? बसपा ने दलित मुस्लिम गठबंधन की कोशिश की लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। पार्टी का परंपरागत जाटव वोट बैंक भी विभाजित हुआ। बसपा की सीटों की संख्या में गिरावट आई। और फोर्थ है जाति आधारित उम्मीदवार चयन। सभी प्रमुख दलों ने जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया। सब ने ये किया था। हम इतने बड़े अब हो गए हैं कि हम ये सब चीज़ों को ध्यान दे सकें। और भाजपा, सपा और बसपा ने ओबीसी, दलित, मुस्लिम समुदायों से बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारे थे। यह रणनीति चुनावी क्षेत्रों में जाति संतुलन बनाए रखने के लिए अपनाई गई थी और काफ़ी हद तक वर्क भी कर रही थी। फिर पांचवा है कि चुनावी परिणामों पर जाति का प्रभाव क्या हुआ था। तो भाजपा ने 255 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी। बड़ा धक्का लगा इन लोगों का मतलब कुछ काम नहीं किया जाति धर्म का राजनीति पर फिर भी इतना बहुत है। और सपा ने 111 सीटें जीतकर अपनी स्थिति में सुधार किया, इधर काम कर गया। बसपा को केवल 1 सीट मिली जो उसके लिए एक बड़ा झटका था। और चुनाव परिणामों में जाति समीकरणों की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई दी। अब अगर ये सवाल आ जाता है एग्जाम में तो आप घुमा फिरा के आंसर्स नहीं लिख सकते। आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए कि यूपी में कैसी कैसी पार्टियां चलती हैं, क्या प्रभाव है उनके, क्या स्थिति है, क्या रणनीति है, पार्टी की विचारधारा क्या है।
जब तक ये सब नहीं पता है तब तक इन सवालों के जवाब नहीं लिखे जा सकते। और अगर एक बार इंसान आउटलुक लिया हुआ है तो वो वहाँ पे लिख के ही आएगा कुछ ना कुछ, उसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्ज़ाम में कुछ भी लिखना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, नंबर मिलेगा। उसके बाद निष्कर्ष में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जाति की राजनीति ने निर्णायक भूमिका निभाई। राजनीतिक दलों ने जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियाँ बनाई और उम्मीदवारों का चयन किया। हालांकि जाति के साथ साथ विकास, कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण रहे और भविष्य में जाति की राजनीति के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा, जैसे विकास, रोजगार, शिक्षा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्सलवादी आंदोलन के प्रसार के कारणों का वर्णन कीजिए। मैंने भी जब 5वां यूनिट पढ़ा था तो ये जो चौथा और 5वां क्वेश्चन है इसके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी मतलब सिलेबस के बाहर क्वेश्चन आ सकता है। वैसे भी जो बुक नहीं पढ़ता है सीरीज पे डिपेंडेंट होता है और सीरीज भी ना मिले तो वो कितना अंदाज़ा लगा लेगा कि सिलेबस के अंदर क्या हो। तो ये सब क्वेश्चंस देख लेना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो नक्सलवादी आंदोलन के प्रसार के कारणों का वर्णन निम्नलिखित है। इसके परिचय में हम लिख सकते हैं कि भारत में नक्सलवाद एक सशस्त्र आंदोलन है जो मुख्यतः गरीब, आदिवासी और शोषित वर्गों के अधिकारों की मांग के साथ जुड़ा हुआ है। इस आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी, जहां चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे नेताओं ने भूमि सुधार, गरीबी और सरकारी दमन के खिलाफ आवाज उठाई थी। समय के साथ यह आंदोलन कई राज्यों में फैल गया, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सामाजिक आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और प्रशासनिक उपेक्षा व्याप्त थी। इसकी परिभाषा है कि नक्सलवाद एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन है जो माओवादी विचारधारा पर आधारित है, जिसका उद्देश्य हिंसात्मक तरीके से राज्य सत्ता को चुनौती देना है। हर एक टर्म का, जैसे अब ये लिखा हुआ है कि नक्सलवाद, आगे था क्षेत्रवाद, ऐसी चीज़ों का एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होना ज़रूरी है, तभी हम आंसर को खींच के ले जाके लिख सकते हैं। और फिर मुख्य भाग में पहला होगा कि मतलब नक्सलवाद के फैलाव के कारण हम बताएंगे बेसिकली। तो पहला होगा कि आर्थिक समानता, असमानता और गरीबी। पहला कारण यही है ही। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ज़मीन का असमान वितरण है। हम मूवीज़ में नहीं देखते कि नक्सल लोग मतलब कितना सफ़र करते हैं, पर वो जो करते हैं वो भी गलत है। कभी भी हिंसात्मक तरीकों का सहारा नहीं लिया जा सकता, ना ही राज्य की सत्ता को चुनौती दिया जा सकता है, इसे देशद्रोही माना जाएगा, फिर कारण कितने भी सही हों। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ज़मीन का असमान वितरण, गरीबी और बेरोजगारी व्याप्त है। इन इलाकों में विकास परियोजनाएं पहुंची ही नहीं या वहां के लोगों को उनसे कोई लाभ नहीं मिला, और ये प्रशासन की विफलता भी कही जा सकती है। और गरीबों और भूमिहीन किसानों ने खुद को असहाय समझा और विद्रोह को समर्थन दिया। चारू मजूमदार के अनुसार जहाँ तक शोषण है वहाँ तक संघर्ष पहुँचेगा। ऐसे लोग आवाज़ उठाते हैं तब वहाँ कुछ विकास हो पाता है। भूमि अधिकारों का अभाव। आदिवासी और गरीब किसानों के पास भूमि अधिकार नहीं है। सरकार की भूमि सुधार नीतियाँ या तो लागू नहीं हुई या कागजों तक सीमित रही। वन अधिकार अधिनियम भी कई राज्यों में प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है। और तीसरा है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार और पुलिस अत्याचार। तो सरकारी अधिकारी, वन विभाग और पुलिस द्वारा शोषण, जबरन वसूली और अत्याचार जैसी शिकायतें आम है वहाँ से आना, और इससे जनता में सरकार के प्रति विश्वास घटा और नक्सलियों के प्रति सहानुभूति बढ़ी, क्योंकि वही है जो इन लोगों से उन्हें बचाते हैं। और चौथा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आधारभूत ढांचा ना के बराबर है। इस उपेक्षा ने जनता को मुख्य धारा से दूर रखा और वे विद्रोह की ओर उन्मुख हुए। अब 5वां हेडिंग है कि आदिवासी संस्कृति और पहचान का संकट। तो आदिवासी समुदायों को उनकी संस्कृति, भाषा और पहचान की उपेक्षा की शिकायत है कि उन्हें वो पहचान, वो सम्मान, वो दर्जा नहीं मिलता है जो मुख्य धारा के लोगों को मिलता है, और लोग देखते भी उन्हें बहुत अजीब तरह से हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। वो भी हमारे ही देश के एक मतलब हमारे देश के एक अभिन्न अंग हैं, और उनका भी वही सारा अधिकार है, वही सारा दर्जा है जो हमारा है। खनन, बांध और औद्योगिक परियोजनाओं ने उनकी ज़मीन छीनी, जिससे वे असंतुष्ट हुए।
और वे इसे सांस्कृतिक उपनिवेशवाद मानते हैं और इसका विरोध करते हैं। और उसके बाद निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि नक्सलवादी आंदोलन केवल एक सुरक्षा चुनौती नहीं बल्कि गंभीर सामाजिक आर्थिक समस्या है, क्योंकि इसका समाधान केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक संवाद के माध्यम से संभव है। अगर हम उनसे संवाद करें, उनका समावेशी विकास और सामाजिक न्याय दें उन्हें, तब जाके इसका कोई उपाय निकल पाएगा। और सरकार को ज़रूरत है कि वह इन क्षेत्रों में विश्वास, बहाली, शिक्षा, रोजगार और संवेदनशील प्रशासन की ओर ध्यान दे, ना कि बस सैन्य कार्रवाई करके उनके आंदोलनों को शांत कराने पर। तभी नक्सलवाद जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा। तो जितना भी पेपर था, मतलब जितना भी क्वेश्चन था, सबका सब खत्म हो गया। 2022 का पूरा शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप आंसर ख़त्म हो गए। मैंने सारे के सारे करा दिए। अब आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। मेरे पास 1 साल का और पेपर है, मैं उसे भी करा दूंगी। 2 साल का पेपर बहुत होगा पूरा एग्ज़ाम अच्छे से पास करने के लिए। पर जिसको सारे क्वेश्चंस का आंसर करने हैं तो वो सिलेबस को पढ़े, उसके यूनिट्स से मतलब बेसिक चीज़ें पढ़ के जाए, और बुक से किसी पढ़े या सीरीज़ तो मिल नहीं रहा है, तब जाके उसका सारा आंसर सही होगा। तो अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइएगा आप लोग। 27 जून को एग्ज़ाम है, तो सब कुछ अच्छे से करके आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।